तो स्टडी विथ में आज के सेशन में हम लोग दो दो कवर करने की कोशिश करेंगे। एक होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, एक हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और दूसरा टॉपिक हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। पिछले वीडियोस में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू कर दिया था। 3 वीडियोस ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, जहां पर हमने पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया था और पिट्स इंडिया एक्ट कवर कर लिया है, चारों चार्टर्ड एक्ट कवर कर लिए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को भी हमने कवर कर लिया है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो फोकस रहेगा वो दो टॉपिक रहेगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो आइए बिना किसी देरी के आज हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के हम लोग हर एक फैक्ट को देखेंगे कि क्या क्या इसमें हमने अडॉप्ट किया, क्या क्या चेंजेस किए। तो बहुत सारे चेंजेस हमने किए। जितना भी एक्ट आ रहा था सब में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था, इसलिए एक्ट पास किए जा रहे थे कि कुछ ना कुछ उसमें रिजोल्यूशन किया जा रहा था, कुछ नए मेंबर्स जोड़े जा रहे थे, कुछ नए वर्क जोड़े जा रहे थे। ठीक है, तो 1861 एक बहुत ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा इस एक्ट में। तो देखते हैं। For the executive function of the council, a fifth member was added। ठीक है, पहले कितने मेंबर थे? एक मिनिस्टर होता था, उसके अंदर 4 मेंबर होते थे, लेकिन अब इसमें एक मेंबर को एडिशनल जोड़ दिया गया। ठीक है, फिफ्थ मेंबर को होंगे और इन फिफ्थ 5 मेंबर का काम क्या क्या होगा, सबको एक पोर्टफोलियो भी यहाँ पे दिया गया। 5 का काम यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। एक को होम दे दिया गया, एक मिलिट्री संभालेंगे, एक लॉ डिपार्टमेंट दिया गया, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिया गया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया। 5 का अलग अलग काम दिया गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है यहाँ पे कि 1874 में, ठीक है, ये 5 मेंबर का कॉन्सेप्ट आया था 1861 में और आगे जाकर 1874 में 6th मेंबर को भी जोड़ दिया गया। 6th मेंबर कौन सा काम देखेंगे? तो पब्लिक वर्क्स देखेंगे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आज भी पीडब्ल्यूडी करके एक डिपार्टमेंट है जो पब्लिक के वर्क को देखता है, तो वैसे ही वहां पे एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी वहां पे एक नया ऐड कर दिया गया और 6th मेंबर को ऐड कर दिया गया। कब ऐड कर दिया गया? 1874 में। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग हु वाज द गवर्नर जनरल, ठीक है, was the governor general and viceroy at that time। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे और वाइसरॉय थे उस समय के। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। किस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया? पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन भी आता है कि पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। पोर्टफोलियो यानी कि हर एक मेंबर को उनका उनका डिपार्टमेंट असाइन कर दिया गया, यही चीज को पोर्टफोलियो बोला जाता है। एक जन को होम दे दिया गया, एक जन को मिलिट्री दे दिया गया, एक जन को लॉ दे दिया गया, रेवेन्यू दे दिया, एक जन को फाइनेंस दे दिया गया। और 1874 में 6th मेंबर जिनको पीडब्ल्यू पब्लिक वर्क्स दिया गया है। ठीक है, जिनको लॉ रेवेन्यू दिया गया। ठीक है, तो इसी को बोला गया पोर्टफोलियो सिस्टम। स्टार्ट करने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। In this system, each member was assigned a portfolio of a particular department। यही बोला गया हर एक मेंबर को अपना एक डिपार्टमेंट असाइन कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल को और इनलार्ज किया गया और मेंबर बढ़ाए गए, लेकिन इस बार जो मेंबर थे उनको एडिशनल मेंबर कहा गया। क्या कहा गया? एडिशनल मेंबर कहा गया। इनकी संख्या होगी, ये भी डिसाइड किया गया 6 to 12, यानी कि मिनिमम मेंबर होने चाहिए 6 और मैक्सिमम 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और इन एडिशनल मेंबर को नॉमिनेट कौन करेगा? तो करेंगे गवर्नर जनरल ही नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, और they were appointed for a period of 2 years। और ये जो एडिशनल मेंबर होंगे इनको अपॉइंट कितने समय के लिए किया जाएगा? 2 साल के लिए किया जाएगा। ठीक है, फिर चेंज हो जाएंगे। आउट ऑफ दिस एटलीस्ट हाफ ऑफ द एडिशनल मेंबर, जितने भी एडिशनल मेंबर होंगे उसमें से आधे जो होंगे, आधे एडिशनल मेंबर जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल होंगे। नॉन ऑफिशियल कौन हो सकते हैं? तो वो ब्रिटिश भी हो सकते हैं और वो इंडियन भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। देयर फंक्शन वेयर कन्फाइंड टू लेजिस्लेटिव मेंबर। अरे एडिशनल मेंबर का जो फंक्शन होगा, काम होगा, वो लेजिस्लेटिव वर्क करने का ही होगा। लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि गवर्नर जनरल था, वाइसरॉय थे उस समय के, उन्होंने नॉमिनेट किया था 3 इंडियंस को। ठीक है, 3 इंडियंस को किया था टू द काउंसिल
1862 में किया गया था। कौन कौन थे वो 3 इंडियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है, और सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एनी बिल रिलेटेड टू पब्लिक रिवेन्यू, कोई भी ऐसा बिल जो पब्लिक रिवेन्यू से रिलेट होता था, या डेप्ट से रिलेटेड होता था, मिलिट्री से रिलेटेड होता था, रिलीजन से रिलेटेड होता था, या फॉरेन अफेयर से रिलेटेड होता था, कुड नॉट बी पास्ड विदाउट द गवर्नर जनरल एक्सेंट। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कि कोई भी ऐसा बिल जो पब्लिक रिवेन्यू से हो, या मिलिट्री से हो, या रिलीजन से हो, फॉरेन अफेयर से हो, इन टॉपिक्स पर अगर कोई भी बिल को अगर पास करना है तो वो गवर्नर जनरल के एक्सेंट से या गवर्नर जनरल की मर्जी के बिना, उनके साइन के बिना नहीं पास हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। द वॉइस रॉय हैड द पावर टू ओवर रूल द काउंसिल इफ नेसेसरी, वॉइसरॉय के पास ये पावर होती थी कि वो काउंसिल को ओवर रूल कर सकते हैं, यानी काउंसिल ने अगर कुछ बिल पास कर दिया है, या कोई चीज को किसी बिल को पास कर दिया गया, कोई डिसीजन लिया है, तो उसको ओवर रूल कर सकता है, उसको वो हस्तक्षेप उसमें कर सकता है। कौन कर सकता है? वॉइसरॉय कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नर जनरल ऑल्सो हैड द पावर, गवर्नर जनरल के पास ऑल्सो हैड द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस विदाउट द काउंसिल्स कंगुरेंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है, इमरजेंसीज के समय में गवर्नर जनरल के पास ये पावर है कि वो कोई भी एक बिल अगर इमरजेंसी है और नेसेसरी है, तो उसके पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस पास करके एक बिल पास कर सकता है, एक बिल ला सकता है जो कि एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, गवर्नर, और उसमें इसको किसी काउंसिल की कोई भी डिस्कशन करने की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने एक्सेंट से वो कर सकता है, ऑर्डिनेंस लाकर एक बिल पास कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन। ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे ब्रिटेन में, कुड ऑल्सो डिसॉल्व एनी एक्ट पास्ड बाय द गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल के काउंसिल के द्वारा अगर कोई एक्ट पास हुआ है तो उसको भी डिसॉल्व करने का पावर किसके पास है? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास है, जो कि ब्रिटेन में है। ठीक है, तो सबसे एक्चुअली द हेड जो है, जो एक्चुअली जो रूल कर रहे थे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। ठीक है, दिस एक्ट रिस्टोर्ड फॉर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर इन जनरल, ठीक है, ऑफ द प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, विच वॉज टेकन अवे बाय चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो प्रेसिडेंसीज जो थी मद्रास और बॉम्बे की, उनका जो लेजिस्लेटिव पावर था वो वापस रिस्टोर कर लिया गया इस एक्ट के द्वारा। तो गवर्नर इन जनरल के पास जो चार्टर एक्ट 1833 में जो पावर ले लिया गया था, लेजिस्लेटिव पावर जो ले लिया गया था मद्रास प्रेसिडेंसीज का और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज का, वो इस एक्ट में 1862 के एक्ट में उसे फिर से रिस्टोर कर लिया गया। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कोलकाता, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कोलकाता है, हैड एक्सटेंसिव पावर टू पास लॉज फॉर फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है कलकत्ता के, उनके पास एक्सटेंसिव पावर है कि वो लॉ पास कर सकती है पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। There was provision made for the formation of legislative council in other provinces, और ये भी प्रोविजन है कि किसी दूसरे अदर प्रोविंस के लिए भी अदर फॉर्मेशन किया जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। यानी न्यू प्रोविंसेस कुड आल्सो बी क्रिएटेड फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स बी अपॉइंटेड फॉर देम। देखिए, इसको मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ, ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये भी प्रोविजन दिया गया है कि कोई दूसरे प्रोविंस के लिए भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। यानी कोई नया प्रोविंस नया प्रोविंस का क्रिएशन भी हो सकता है, और उसमें लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये सारे प्रोविजंस थे सारे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के लिए। ठीक है, अब क्या क्या इसमें असेसमेंट हुए हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, कुछ और पॉइंट्स हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोविजंस थे, हर एक पॉइंट को मैंने यहाँ क्लियर करवाया है। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं यहाँ छोड़ा हूँ। इसके बाद आपको 1861 में के काउंसिल एक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक्ट है, काफी सारे चेंजेस इसमें आपको देखने को मिले। अब इसके असेसमेंट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड लिमिटेड रोल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था ना, उसका रोल क्या था, बहुत ही लिमिटेड था। एक्चुअल जो था, अगर इस पर भी ओवर रूल कौन कर सकता था, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कर सकता था, लास्ट में वो ओवर रूल करके कर सकता था इस पर, इसलिए बोला गया कि उसका जो लिमिटेड रोल था। इट वाज चीफली एडवाइजरी, की तरह काम करता था। नो डिसीजन ऑन फाइनेंस वाज परमिटेड, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी परमिशन नहीं दिया गया था कि उस पर वो डिसीजन ले सके। ठीक है, इवन दो इंडियंस वर नॉमिनेटेड, इंडियंस को नॉमिनेट किया जा रहा था, देयर वाज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन इट। लेकिन एक नॉमिनेट जरूर किया जा रहा था, लेकिन कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं था उनको इंक्लूजन करने के लिए। इंडियन को बहुत ज्यादा पावर छूट नहीं दी गई थी इस एक्ट के तहत। ठीक है, it allowed for the decentralization of administration with the vesting of legislative power to the presidencies of Bombay and Madras। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा था, वापस से डिसेंट्रलाइज किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो कि लेजिस्लेटिव पावर वापस बोले ना रिस्टोर कर ली गई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की और मद्रास प्रेसिडेंसीज की। ठीक है, वापस से जो चार्टर एक्ट 1833 में वो ले ली गई थी, फिर से यहाँ पे पावर दे दी गई थी इस प्रेसिडेंसीज की भी, लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई थी। ठीक है, दोनों प्रेसिडेंसीज की। द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस गिवन टू द गवर्नर जनरल गेव हिम एब्सोल्यूट पावर। और ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जो ऑर्डिनेंस का जो पावर दिया गया है गवर्नर जनरल को, ये उसका एब्सोल्यूट पावर है। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर यानी कि उसको किसी और से डिसीजन लेने की, काउंसिल से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने कॉन्सेंट से एक ऑर्डिनेंस लाकर कोई भी एक्ट पास कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे 1861 से रिलेटेड। कोई भी दिक्कत अब आपको इस टॉपिक से नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट पे अगर आपको दिक्कत होती है, अगर कोई सी पॉइंट पे आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को हम देखेंगे, एक ओवरव्यू हम लोग लेंगे इसका, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, तो रिचर्ड एस्टन क्रॉस थे, जो फर्स्ट विसाउंट क्रॉस थे। ठीक है, ये इनको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे 1892 को, तो रिचर्ड एस्टन क्रॉस थे। ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंड इसका कहाँ था, तो टेरिटरीज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इनका जो टेरिटरी था, जो भी कंट्रोल था, डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था। इसको इनेक्ट करने वाले कौन थे, तो पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जो पार्लियामेंट थी यूनाइटेड यूके में, जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने इसको पास किया था, इनेक्ट किया था। रॉयल एक्सेंट कब दिया गया था, किस डेट को रॉयल एक्सेंट मिला था, पूछता है अगर तो 20 जून 1892। 20 जून 1892 को रॉयल एक्सेंट मिला था। और कमेंस कब से शुरू किया गया था, सबसे ये शुरू हो गया था, लागू कब से हो गया था अगर कहें तो 3 फरवरी 1893। 3 फरवरी 1893 को ये शुरू हो गया था कमेंस। ठीक है, और स्टेटस इसका क्या था, स्टेटस में कब आया था, तो रिपील्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, और इसको रिपील्ड कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत इसको रिपील्ड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू मैंने दिया आपको 1892 में। इस पर क्या क्या है, बहुत बैकग्राउंड क्या है इसका, हर एक टॉप पॉइंट को हम लोग देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे और प्रोविजन देखेंगे, असेसमेंट देखेंगे, पूरा क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, बैकग्राउंड देखते हैं कि द इंडियन काउंसिल एक्ट वाज फॉर्म्ड इन, ठीक है, बैकग्राउंड है इसका, द इंडियन काउंसिल एक्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी का गठन कब हुआ था, 1885 में हुआ था।
देयर वॉज ए ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म का काफी ज्यादा फीलिंग था, and this lead to the INC to put forth some demands to the British authorities। और इसके चलते इंडिया आईएनसी ने कई सारे डिमांड्स जो है वो ब्रिटिश ऑथोरिटीज के सामने रखे। वन ऑफ दैट डिमांड वाज टू रिफॉर्म द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और कई सारे डिमांड में एक डिमांड ये भी था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए, उसमें चेंजेस किए जाए। दे ऑल्सो वांटेड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इंस्टेड ऑफ नॉमिनेशन, और उनका ये भी डिमांड था, वो ये भी चाहते थे कि नॉमिनेशन की जगह इलेक्शन हो, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन हो इंस्टेड ऑफ नॉमिनेशन। जो नॉमिनेशन करते थे वो गवर्नर जनरल करते थे, तो नॉमिनेशन के बजाय इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग चुने कि आखिर उनको किस तरह का हेड उनको उनको डिमांड में है, ठीक है। तो नॉमिनेशन की जगह इलेक्शन होनी चाहिए, ये उनका डिमांड था। नेक्स्ट पॉइंट है कि द आईएनसी ऑल्सो वांटेड द राइट टू होल्ड डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल मैटर विच वाज हेरिटोट नॉट अलाउड। आईएनसी का यह भी डिमांड था कि फाइनेंशियल मैटर में उनको डिस्कशन करने का राइट मिले, जो कि अब तक अलाउड नहीं किया गया है, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर में उनको डिस्कस करने का अलाउड नहीं किया गया, लेकिन इनका डिमांड था कि फाइनेंशियल मैटर में भी उनको डिस्कस करने का छूट दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ लॉर्ड डफरिंग, जो वाइसरॉय जो थे लॉर्ड डफरिंग के टाइम पे, सेट अप ए कमिटी टू लुक इनटू द मैटर। उन्होंने एक कमिटी का सेटअप किया जो इस मैटर को देख रही है, ठीक है। बट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट डिड नॉट एग्री टू द प्लान ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ऑफ इंडिया इन ब्रिटेन, वो ये डायरेक्ट इलेक्शन के प्लान को एग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है। ही हाउएवर एग्रीड द रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। उनका ये कहना था कि रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन से होनी चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन के वो फेवर में नहीं थे, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के फेवर में थे। तो ये कुछ बैकग्राउंड है 1892 का। तो अब 1892 में क्या क्या प्रोविजन है, अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या क्या उसके प्रोविजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। The act increased the number of additional or non-official member of the legislative council। जो एडिशनल मेंबर की संख्या थी उसको, या क्या कहते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो संख्या थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 10 से 16 मेंबर कर दिए गए, ठीक है। बंगाल से 20 मेंबर कर दिए गए, मद्रास से 20 मेंबर कर दिए गए, बॉम्बे से 8 मेंबर कर दिए गए, अवध से 15 मेंबर कर दिए गए, और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से 15 मेंबर कर दिए गए, ठीक है। इन 1892 आउट ऑफ 24 मेंबर्स ओनली 5 वेयर इंडियंस। 1892 में जो मेंबर्स थे, 24 मेंबर थे, उसमें से सिर्फ 5 मेंबर इंडियंस थे, ठीक है। द मेंबर्स वेयर गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चन ऑन द बजट, ठीक है। और जो मेंबर्स थे उनको ये राइट दिया गया कि वो बजट के मैटर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, विच वॉज बेयर्ड इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। लेकिन जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में उनको ये राइट नहीं दी गई थी कि वो बजट से या फाइनेंस से रिलेटेड मैटर में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये राइट नहीं थी उनको। लेकिन अब 1892 के एक्ट में उनको यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया बजट के मैटर में, और मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, बट हैड टू गिव नोटिस ऑफ 6 डेज फॉर इट। लेकिन वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कम से कम 6 दिन पहले नोटिस देना होगा कि ये वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होगी या फिर बजट से रिलेटेड होगी, ठीक है। दे कुड नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये था 6 डेज पहले नोटिस दे देंगे कि ये क्वेश्चन आप पूछेंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ कि जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें आप जो क्वेश्चन के बारे में आपने नोटिस दिया बस वही क्वेश्चन पूछ सकते, कोई एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं होगा। द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज इनिशिएटेड थ्रू दिस एक्ट, और इस एक्ट के तुरंत प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को भी शुरू किया गया, इनिशिएट किया गया, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यूनिवर्सिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड जमींदार वर ऑथराइज्ड टू रिकमेंड मेंबर्स टू द प्रोविंशियल काउंसिल। और इंपॉर्टेंट है कि
जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होंगे या यूनिवर्सिटीज होंगे या म्यूनिसिपैलिटीज या चैम्बर ऑफ कॉमर्स या जमींदार, इनको ऑथराइजेशन दिया गया कि वो रिकमेंड कर सके मेंबर्स को टू द प्रोविंशियल काउंसिल। प्रोविंशियल काउंसिल में आप मेंबर को रिकमेंड कर सकते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल वेर एम्पावर्ड टू मेक न्यू लॉज, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये पावर दी गई कि वो नए लॉज भी बना सकते हैं और रिपील कर सकते हैं ओल्ड लॉज, और पुराने लॉ को खत्म करके नए लॉ बना सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दी गई, लेकिन इसके परमिशन के बाद, गवर्नर जनरल के परमिशन के बाद ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोविजंस थे वो इसका डिस्कशन मैंने कर लिया। अब हम लोग करेंगे इसका असेसमेंट के बारे में, 1982 का असेसमेंट। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये पहला स्टेप लिया गया था जहां पर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी इन मॉडर्न इंडिया, ऑल्दो देयर वॉज नथिंग इन इट फॉर द कॉमन मैन, लेकिन इस पर भी कोई कॉमन मैन के लिए कोई भी इसमें जगह नहीं दी गई थी। द नंबर ऑफ इंडियंस वेर इंक्रीज एंड दिस वॉज ए पॉजिटिव स्टेप। ठीक है, इंडियंस का नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, जो कि एक अच्छा कदम था हम इंडियंस के लिए। However, since the British considered only a little, ब्रिटिश ने कुछ ब्रिटिश कंसिडर ओनली लिटिल, दिस एक्ट लीड टू इनडायरेक्टली टू द राइज ऑफ मेनी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, और जो इंडियंस को यहाँ पे छूट मिलने लगी, थोड़ा सा इनका नंबर बढ़ने लगा, उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला, पहले जो कि नहीं था इस एक्ट के दौरान हमें मिला, तो ये कई सारे जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हुए इंडिया में, उसको उसका एक इनडायरेक्टली राइज हम कह सकते हैं, यहाँ से शुरुआत हम कह सकते हैं। ठीक है, मेनी लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक ब्लेम्ड कांग्रेस moderate policy of petition and persuasion for a lack of positive developments and called for a more aggressive policy against British rule। अब बाल गंगा तिलक कांग्रेस को ब्लेम करते हैं कि उनकी जो मॉडरेट पॉलिसी है पेटिशन और परसुएशन की, इसी के चलते एग्रेसिव पॉलिसी के अगेंस्ट शुरुआत हुई है, एग्रेसिव पॉलिसी बनाया है ब्रिटिश रूल में। ठीक है, तो ये है 1892 का एक्ट और उसका असेसमेंट। ठीक है, तो ये दो जो एक्ट है हमने बहुत ही डिटेल में हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अगर किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।